ऐसे में पांडवों जैसी लाचारी मिल रही है तो क्या हुआ, साथ में कृष्ण भी तो मिलेंगे। तो चलिए कॉमरेड, ये हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस वीडियो है और इस प्रैक्टिस वीडियो में हम 18 से लेके 16 तक के मतलब 2 ईयर के यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस सीरीज के पहले वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 63 है उसको पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो संविधान के निर्माण के समय जो ऐतिहासिक उद्देश्य थे, जो नेहरू रिपोर्ट थी और बाकी जो उद्देश्य थे, उनको जब संविधान बनाते समय अंगीकृत किया गया तो उसका उद्देश्य क्या है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती मतलब पहले चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया, ये करेक्ट है। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी, ये भी मोरली करेक्ट है। और ऑप्शन 3, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, ये भी करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन 1 2 और 3 तीनों करेक्ट है। ये हमारे करंट का क्वेश्चन, इसलिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 2018 का प्रश्न पत्र है और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया, ठीक है ना, और भारत में ही बस गया। तो जो इसका राइट आंसर है मनुची, ठीक है ना। मनुची एक यूरोपीय यात्री था जो कभी वापस यूरोप नहीं गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो इसको अभी आप जानकारी रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, अमर नायक एक्चुअली फ्रेंड्स, अमर नायक कौन थे। अमर नायक आपके सेना कमांडर थे, जो विजयनगर में सेना कमांडर थे उन्हें अमर नायक कहा जाता था, ठीक है ना। उन्हें अमर नायक कहा जाता था और उन्हें कुछ भूमि का हिस्सा प्रदान किया जाता था, ठीक है ना। तो सेना कमांडर इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर के शासन काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी पारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। जो तारीख ए अकबरी थी, तो इसको पारसी भाषा में किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आरिफ कंधारी ने पारसी भाषा में इसको लिखा था, तारीख ए अकबरी को, ठीक है ना। तारीख ए अकबरी अकबर के समय काल में लिखी गई थी, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप थोड़ा आइडिया रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुकर्रब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाइएगा और एलिमिनेशन मेथड फॉलो करिएगा। अगर उससे भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको लीव करिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगी एग्जाम में। तो मुकर्रब खान एक अभिज्ञात व्यक्ति किस मुगल सम्राट के अत्यंत प्रिय पात्र थे। तो जो मुकर्रब खान थे फ्रेंड्स, ये जहांगीर के अत्यंत प्रिय पात्र थे और ये काफी नोबेल कमांडर थे, ठीक है ना। काफी मुगल दरबार में काफी नोबेल कमांडर थे, सेनापति थे, ठीक है ना। मुकर्रब खान काफी अच्छे योद्धा थे और जहांगीर के ये प्रेम पात्र थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नवाब शहादत अली खान अवध के पहले नवाब थे, ठीक है। अवध के पहले नवाब कौन थे, नवाब शहादत अली खान। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, नवाब। देखिए फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपका नवाब शहादत खान और एक है आपके पास नवाब शहादत अली खान। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, नवाब शहादत अली खान, ठीक है। अवध के नवाब थे पहले। देखिएगा फ्रेंड्स, यूपीएससी काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है और काफी गेम खेलता है, तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर मेंशन करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तुम्हारा अगला प्रश्न है 81। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किसके बनाए जाते हैं? तो अगर आपने भारतीय संस्कृत और कला वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय जो घर थे वो किससे बने थे? ईंट और पत्थरों से, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार भारत बनारस में जो अधिकतर घर थे ईंट और पत्थरों से बने थे। 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ये शायद क्वालिटी का क्वेश्चन पेस्ट हो गया, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं ना। राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल मीन्स गवर्नर, गवर्नर के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते, ठीक है, ये करेक्ट है। जहां राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां पर वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है वहां उसके कार्य संसद के द्वारा संवीक्षा के अधीन है, ठीक है ना। संवीक्षा मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी के अधीन है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो गवर्नर के रिगार्डिंग करेक्ट है फ्रेंड्स। मैं कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम केवल यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये एक्चुअली क्या है? जो आर्टिकल 317 है, आर्टिकल 371 क्या है? नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य जिसमें शेड्यूल ट्राइब से जो रिलेटेड है उन सभी के लिए ये आर्टिकल 371 रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल ए या बी या सी या डी असम से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 371 जो बी है वो असम से रिलेटेड है। अब चलिए देख लेते हैं 371 किससे रिलेटेड है। तो जो हमारा 371 ए है, जो 371 ए है वो किससे रिलेटेड है? नागालैंड से, नागालैंड से रिलेटेड है। उसमें क्या बात की गई है नागालैंड के लिए कि रिलीजियस एंड सोशल फ्रीडम फॉर नागाज, ठीक है ना। नागाज को रिलीजियस एंड सोशल फ्रीडम प्रोवाइड, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस फॉर देयर रिलीजन फॉर नागाज। तो नागा आसानी से अपने सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आर्टिकल 371 है नागालैंड से, आर्टिकल 371 सी मणिपुर से रिलेटेड है और आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं? तो ये सब इसका आंसर सब कोई आसानी से दे सकते हैं, आर्टिकल 370, ठीक है ना, जो अब हटा दिया गया है। ये एक्चुअली हमारा प्रश्न पत्र 2018 का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, गलती से पेस्ट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। भारत में संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? तो किस शेड्यूल में जिला परिषद की स्थापना की बात की गई है, ठीक है ना। आप बताइए किस शेड्यूल में जिला परिषद की स्थापना की बात की गई है? ठीक, एक्चुअली क्या है जिला परिषद क्या है बताइए? सॉरी फ्रेंड, जिला परिषद एक्चुअली क्या है? जो हमारे संविधान, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे संविधान के 6th शेड्यूल में, ठीक है ना, बात की गई है जिला परिषद के स्थापना की, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना क्यों की जा रही है? ताकि वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उसके लिए जो हमारे गवर्नर है डायरेक्ट रूल बना सके, ठीक है ना, उसमें सेंटर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। तो 6th शेड्यूल अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है ना। तो इसे ही हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं। जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया कि एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, ठीक है ना। अब इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? तो ये बोला गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, 30 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। उनमें 4 मेंबर गवर्नर द्वारा चुने जाते हैं, बाकी रिमेनिंग मेंबर जो 26 मेंबर वो होते हैं वो एडल्ट सफरेज द्वारा चुने जाते हैं। इन मेंबर का कार्यकाल कब होता है? जैसे ही इनका पहला सेशन होता है, ठीक है ना। जैसे ही इनका पहला सेशन होता है, पहले सेशन के बाद, पहले सेशन से जस्ट स्टार्ट होके 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन कौन से स्टेट में हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कौन कौन से स्टेट में हमारी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो वो स्टेट की लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, मे बी फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। तो आपके असम में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसके अलावा आपके त्रिपुरा में
आपके असम में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, आपके त्रिपुरा में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसके अलावा आपके मेघालय में और आपके मिजोरम में, इन 4 स्टेट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, एटीएम स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिएगा एटीएम स्क्वायर। एक्चुअली सब क्या है, ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। चलिए इसको एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? ये काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस गवर्नर जनरल ने कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम में स्थापित किया था? लॉर्ड वेलेजली। इनका लॉर्ड वेलेजली का पूरा नाम लिखा है लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अब इस कॉलेज को बनाने का उद्देश्य क्या था? ताकि जो ब्रिटिशर थे उनको इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर पढ़ाया जा सके, उनको इंडियन लैंग्वेज और इंडियन कल्चर की जानकारी दी जा सके, ताकि वो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाल सके। तो इस कॉलेज का मेन उद्देश्य यही था, ठीक है ना। भारतीयों को शिक्षित करना इस कॉलेज का उद्देश्य नहीं था। तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है ना, किसके लिए बनाया गया था? अंग्रेजों को भारतीय संस्कृत और शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 93, वह अर्थशास्त्री इतिहासवेत्ता कौन है जिसने 19वीं सदी में भारत में विऔद्योगिकरण, क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधारणा के समर्थन में बुकानन हैमिल्टन द्वारा एकत्र। एक्चुअली काफी डीप लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसको आप वैसे भी क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ये करंट सिनेरियो से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 94, 19वीं शताब्दी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया? ठीक है ना, तो किसने 19वीं सेंचुरी में भारत में चाय उगाना संभव बनाया? तो किसने बनाया था फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर है रॉबर्ट फॉर्च्यून। तो याद रखिएगा, फॉर्च्यून प्लस से याद रखिए कि रॉबर्ट फॉर्च्यून ने 19वीं शताब्दी में भारत में चाय उगाने की प्रोसेस स्टेबलाइज की, जो भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद रेडियो कहाँ शुरू किया था? जर्मनी में शुरू किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो जर्मनी में शुरू किया था। हाल ही में एक घटना और चली है कि सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अब इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, वो तो आपको तारीख बतानी है। मैंने अपने करंट अफेयर वीडियो में इसके बारे में बताया कि कौन से डे को एज ए पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा फ्यूचर में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? देखिए जो कैबिनेट मिशन था उसने क्या बोला था कि हम अलग से पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन में अलग से पाकिस्तान की कोई मांग नहीं थी, फिर भी मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जो हमारे जिन्ना साहब थे उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी, ठीक है ना, लेकिन वो मांगे जो थी वो भारतीय हिंदू महासभा और कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी, ठीक है ना। तो किस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था? मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो राइट आंसर है सहजानंद सरस्वती। इसके बारे में मैं डायरेक्ट मैंने इसका आंसर बताया क्योंकि इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हो जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करिए, गूगल करिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप गूगल करिए और उनका चेहरा देखिए, ठीक है ना। इमेज देखने से क्या होता है कि वो पर्सन आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है ना, कि ये एक्चुअली सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है ना। तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय किसान सभा किसने बनाई थी? वो सहजानंद सरस्वती ने 1936 में बनाई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती ने 1936 में बनाई थी, ठीक है ना। इसने किसान, और एक्चुअली क्या था, ये पार्टी कहाँ से बनाई गई थी? एक्चुअली ये जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें जो किसानों वाला पार्ट था उसमें कुछ किसान भी थे। जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें कुछ किसान भी थे और उन्हीं किसानों ने मिलकर एक अलग
अखिल भारतीय किसान सभा बनाई, ठीक है ना, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और इस किसान सभा को 1936 में नेहरू जी ने एड्रेस भी किया था, मतलब नेहरू जी ने ज्वाइन भी किया था, ज्वाइन किया मतलब उनकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। चलिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज करेक्ट। अब देखिए अगेन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो टेन्योर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उनके मेंबर का टेन्योर होता है, जो पहला सेशन होता है, ठीक है ना, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द काउंसिल आफ्टर द इलेक्शन। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग शैल कॉज द अकाउंट ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल फंड्स टू बी ऑडिटेड। अब देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन अगेन, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए जो फंड प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसका ऑडिटिंग कौन करेगा। तो उसका देखिए जो हमारे ट्राइबल जो शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है तो उनका जो ऑडिट करता है तो राज्य नहीं करता, ठीक है ना। उनका ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करते हैं, याद रखिए। हमारे जो कंट्रोल ऑडिटर जनरल है तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु हैज द पावर ऑफ एनुलमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्ट एंड रिजोल्यूशन ऑफ द ऑटोनो अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। हु हैज द पावर ऑफ एनुलमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्ट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किससे पावर है कि वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म करने से। तो कौन ये सस्पेंड कर सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म करने से। देखिए इसकी जो कंप्लीट पावर वो किसके पास है, देखिए इसकी जो कंप्लीट पावर है वो हमारे किसके पास होती है, वो हमारे वेट अ मिनट फ्रेंड्स, वो हमारे किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है। ऑलरेडी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके रखा है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो भी शेड्यूल्ड जो भी हमारे ट्राइबल एरिया है, ठीक है ना, जो भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है तो उसके लिए जो कंप्लीट पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे शेड्यूल्ड एरिया है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है उनके लिए जो कंप्लीट पावर होती है उसका वो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। 1921 टू 1922 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने लिया। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर सर्च करिएगा गूगल में। इसमें एक जैसे ही आप गूगल में सर्च करते हो ना, इसमें एक इमेज आती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरा मोटिव ये है ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। जैसे ही आप एका मूवमेंट सर्च करते हो तो ये पहले आपके पास ये इमेज आती है, ठीक है ना, और यही इसका राइट आंसर, एका मूवमेंट बाय मदारी पासी इन 1921। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना, एका मूवमेंट बाय मदारी पासी 1921। तो ये इसका राइट आंसर है कि 1921 और 1922 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार किसने उठाया था, मदारी पासी ने, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1915 में ये कुंभ मेले की शुरुआत से है तो इसको हम लीव करेंगे। एक्चुअली देखिए जो कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी, याद रखिएगा, जो हमारे हिंदू महासभा थी उसी ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा कि 61 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करता है। एक्चुअली सूफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो सूफी का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क। तो ये राइट कॉन्सेप्ट है। पैगंबर मुहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, ये भी राइट ऑप्शन है। और भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, तो ये भी राइट ऑप्शन है। जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सूफिज्म के है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ध्यान से हम इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसकी विशिष्टता रही, ठीक है।
मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी इसकी विशिष्टता रही। काफी डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा असहयोग आंदोलन से। असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया। 1922 में झकझोर देने वाली चौरी चौरा की घटना का इस आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय किया गया। देखिएगा फ्रेंड्स, जिस भी ऑप्शन में ये देखिए, जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। अब देखिएगा, क्योंकि देखिए 90 चौरी चौरा घटना के बाद जो हमारा सहयोग आंदोलन तो कंप्लीट रूप से बंद कर दिया गया था, ठीक है ना, उसे पार्शियली चालू नहीं रखा गया। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा 4 है वो तो हम इसको पहले एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस 4 में 2 भी है, ठीक है ना, इस 4 में 2 भी है, तो मीन्स हमारा 2 भी गलत होगा, हमारा 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो यही इसका एक करेक्ट आंसर है। कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसकी विशिष्टता रही, ठीक है ना। बाकी के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिए हैं तो आप इनके बारे में श्योर नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी डीप लेवल के हैं। तो ये इस ट्रिक से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इस टाइप का ट्रिक आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, ये चीज, ये शायद क्वेश्चन मैंने किस पहले पेपर में सॉल्व किया है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर इसे हम एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक स्वस्थ शरीर का मतलब ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। उपर्युक्त में से किसका कथन माना जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके ऑप्शन में महात्मा गांधी है और वो क्वेश्चन यूपीएससी के थ्रू पूछा गया है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी ही होगा, ठीक है। ये ट्रिक काम करती है, 90% ये ट्रिक काम करती है, ठीक है ना। 10% कभी फेल हो जाए तो अलग बात है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए तो 90% ये ट्रिक काम करती है। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आप सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था। मुझे पहले इसका आंसर नहीं पता था, ठीक है ना, बाद में मेरे को इसका आंसर पता चला कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक फिनिक्स बस्ती बसाई थी। एक्चुअली उन्हें एक लैंड दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी बड़ा लैंड मिला था, शायद उन्होंने खरीदा था, इसके बाद उस लैंड में उन्होंने फिनिक्स बस्ती बसाई थी, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। तो किसने बसाया था, महात्मा गांधी ने। लेकिन मैंने इसको ट्रिक से सॉल्व किया, यूपीएससी के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया और इसके ऑप्शन महात्मा गांधी, तो इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ही होगा। तो इस तरीके से अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर यूपीएससी का फेवरेट है तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जो मंच उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, महानवमी दिब्बा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। फर्र ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जो फर्र ए इजदी का विचार था वो शिहाबुद्दीन सुराहवर्दी के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए, इसके बारे में ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किस बौद्ध मूल तंत्र में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। तो इसका जो राइट आंसर है महमवाशा, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब सही नहीं, इसको मार्क कर लीजिए कि सही नहीं फाइंड करना, इससे याद रहेगा। स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, ये सही है, क्योंकि अशोक ने स्तूप बनाया तो उसी के बाद स्तूप का प्रचलन बढ़ा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये बुद्ध और अन्य मठावासियों के स्मृत शेषों के आधान भंडार थे, ये भी सही है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, ये व्यापार मार्गों के नजदीक थे। देखिए जो हमारे स्तूप थे वो ग्रामीण इलाकों में स्थित नहीं थे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बोला जाए कि ये केवल ग्रामीण इलाकों में स्थित थे तो ये गलत है, लेकिन ये व्यापार मार्गों के नजदीक थे, ये सही था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जाके पहले लोग व्यापार करते थे घोड़े से, ठीक है ना, पैदल जाते थे, तो वो स्तूप को देखे और वहां से कुछ सीखें, ठीक है ना, इसलिए
मेन जो व्यापार मार्गों के नजदीक इन्हें बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के जो राज्य है, जो निम्नलिखित राज्य है, इसमें से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की ही तरह। देखिए वो किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? आर्टिकल 123, ठीक है ना। अब इसका उल्टा कर दीजिए, आप इसका उल्टा कर दीजिए, आर्टिकल 321, शायद ऐसा होता है ना, 321 ही है शायद। वेट अ मिनट, मैं कंफर्म करता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस पास करते हैं? आर्टिकल क्या है? 123। अब अगर हम इसमें टू का प्लेस चेंज कर दें तो हमारे गवर्नर के लिए वो क्या हो जाता है? आर्टिकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 213, ठीक है ना। तो आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नर आर्टिकल 213 के बेस पे ही हमारे गवर्नर क्या होते हैं? गवर्नर हमारे ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल क्या है? 123 और गवर्नर के लिए क्या है? 213, याद रखिएगा। तो यह एक वैवेकिक शक्ति है, मतलब हमारे जो गवर्नर है वो अपने विवेक पर, अपनी समझ पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं, ये गलत है, ठीक है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली, ठीक है ना। ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर करने में आपको काफी डाउट हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अफीम, कॉफी, पान या मिर्च? जो इसका राइट आंसर है मिर्च है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि जो पुर्तगाली लोग थे, जो यूरोपीय लोग थे, वो भारत में क्यों आए थे? वो काली मिर्च मसालों के व्यापार के लिए आए थे। तो आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि मिर्च तो नहीं होगा, लेकिन देखिए जो पुर्तगाली थे वो किस चीज का व्यापार करते थे? वो मसाले, काली मिर्च हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा और जो मसाले थे उनके व्यापार के लिए आए थे, ठीक है ना। अब देखिए मसालों का व्यापार उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि जो वहाँ पे क्या होता था, हमारे यूरोपियन कल्चर में मीट जो होता है हमारा, और क्या बोलते हैं, मीट खाने का ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है ना। मांस खाने का ज़्यादा प्रचलन है। तो उस मांस को ज़्यादा समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए उन्हें मसालों की अधिक ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो मसालों का ज़्यादा से ज़्यादा आयात करते थे, ठीक है ना। तो मिर्च क्या है? मिर्च जो हम खाते हैं डेली यूज, ठीक है ना, वो मिर्च किसके द्वारा लाई गई थी? वो मिर्च पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण भारत की वर्णिक श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा इसको जूम करते हैं, मैं भी आपको दिख नहीं रहा हूं। दक्षिण भारत की वर्णिक श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो आप वहां से, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वहां से देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दक्षिण भारत की वर्णिक श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता है फ्रेंड्स, और मैंने टाइम भी वेस्ट नहीं किया। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और 126 मैंने एलिमिनेट किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। और 127 पे हम चलते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 से लिए गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी स्टैम्प एक्ट कांग्रेस न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी? ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी? 1765 में हुई थी, ठीक है ना। 1765 में हुई थी, याद रखिएगा। इसका 128 इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो हमारे देखे हैं तो आप इसका आंसर इजिली फाइंड कर सकते हो। तो जिसका आंसर होगा वो क्या है? निकोलो कॉन्टी, ठीक है ना। ये इटली से है, नाम से पता चल रहा है निकोलो कॉन्टी, ठीक है ना। चलिए इटालियन है।
129 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने जो सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था वो कहाँ पे स्थापित किया था? वो 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, सूरत में 1668 में स्थापित किया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित कहाँ किया था? तो अंग्रेजों ने भी सूरत में ही किया था, लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसी से पहले आए थे, तो उन्होंने 1611 में सूरत में ही कारखाना स्थापित किया था। याद रखिएगा, फ्रांसीसियों ने 1668 में किया सूरत में ही, और अंग्रेजों ने भी सूरत में ही 1611 में पहला कारखाना स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? जहाँ पे हमारा जो वास्को डी गामा था सबसे पहले पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कलिकट पहुंचा था, इसलिए उन्होंने कलिकट में ही अपना पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री स्थापित की। एक्चुअली कारखाना बोलना गलत रहेगा, फैक्ट्री बोलना सही रहेगा, ठीक है ना। पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद डचों ने, तो डचों को देखिए जो मछली काफ़ी पसंद थी, डचों को मछली काफ़ी पसंद थी, इसलिए उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी, और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है किस समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था? इसका राइट आंसर है संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग गठित किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के करंट चेयरमैन कौन है, करंट कमिश्नर कौन है, तो क्या नाम है उनका? सुरेश एन पटेल। याद रखिएगा, सुरेश एन पटेल। और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है ना, जो किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है, ठीक है ना। याद रखिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और इसके जो करंट कमिश्नर है वो कौन है? सुरेश एन पटेल। चलिए, हाल ही में एक व्यक्ति और चर्चा में थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड, उनका नाम था टीएम भसीन। टीएम भसीन क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जो कमेटी है, इसकी कमेटी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, उसके अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा, ये न्यूज में थे इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? तो 352 आप बताइए किसके लिए? वित्तीय आपातकाल नहीं, आपको पता है वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है ना। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, ये तो राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, तो देखिए संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकार निलंबित होते हैं, लेकिन इसमें मेंशन नहीं कि कौन से अधिकार के निलंबन की बात हो रही है, ये भी पार्शियली इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है सामान्य आपातकाल। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया आपातकाल से पहले, उसने राष्ट्रीय आपातकाल ना लिख के क्या लिखा है? सामान्य आपातकाल। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो आपको ऑप्शन सी एंड डी में डिसाइड करना है कि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसका करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन फाइंड करना है? तो कांग्रेस के नरम दल नहीं, कांग्रेस के गरम दल सही। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 68, भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं पहला कथन, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई, ठीक है ना। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। देखिए, तो ऑप्शन जो हमारा 2 है वो तो करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए राजधानी में आज़ादी के समय जो उत्सव हो रहे थे तो उसमें महात्मा गांधी राजधानी में उपस्थित नहीं थे, ठीक है ना। अब बताइए कि वो कलकत्ता शायद किसी स्टेट में थे जहाँ पे वो दंगों को रोकने, वो बंगाल में थे, और वहाँ पे जो दंगे हो रहे थे, दंगे हो ना जाए इसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए वो वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, तो ये सही है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए, तो ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था?
तो जब भी आप पढ़ेंगे नरेंद्र देव के बारे में, गूगल करिएगा फ्रेंड्स, काफी समय तक आप याद रख पाएंगे। तो जो हमारे नरेंद्र देव थे, इन्हें बोला जाता था आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव वाज वन ऑफ द लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन इंडिया। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उसकी जो थ्योरी थी, उसका जो सिद्धांत किसने दिया था, तो आचार्य नरेंद्र देव ने ही दिया था, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि बोला जाता है कांग्रेस में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये जो हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, वो कब मतलब इसकी स्थापना की गई थी, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1934 में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने गिफ्ट किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, किंग जॉर्ज को 1799 में जो बादशाहनामा था वो किसने गिफ्ट किया था? अवध के नवाब थे, ठीक है ना। तो एक्चुअली अवध के नवाब का नाम तो मुझे नहीं पता चल पाया, मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, तो अवध के नवाब का नाम तो कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन इतना मेंशन है कि अवध के नवाब ने बादशाहनामा किंग जॉर्ज को भेंट किया था। अभी देखिए बादशाहनामा क्या था, बादशाहनामा में मुगल की हिस्ट्री थी। एक्चुअली काफी सारे वर्क थे, मतलब वर्क मतलब एक पुस्तक थी, ठीक है ना। पुस्तक मतलब पहले पुस्तक तो होती नहीं थी, पन्नों पे लिखा जाता था मुगल की हिस्ट्री, तो वही उसे हम वर्क बोलते हैं। तो काफी सारे वर्क थे जिसमें मुगल हिस्ट्री और उनके शासनकाल के बारे में बताया गया था। ये भेंट किया गया था किसको? किंग जॉर्ज को, याद रखिएगा, अवध के नवाब के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिए जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहना करते थे, का नाम क्या था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहले जो मुगल दरबार में जो मेधावी शासक थे, उन्हें राजा के पुराने वस्त्र पहना के सम्मान दिया जाता था, जिसे क्या बोलते थे? खिलअत, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था शुरू की गई? तो सबको पता है भाई कि अगर पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सब बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या पूछा? इसने महाराष्ट्र में पूछा, महाराष्ट्र में। इसने क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में विष्णु पंडित शास्त्री, आपने सुना नहीं होगा, आप गूगल करिएगा, विष्णु पंडित शास्त्री, ठीक है ना। तो विष्णु पंडित शास्त्री ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को काफी बढ़ावा दिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और चलिए इसके बारे में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ पहले, ठीक है ना। तो इन्होंने जो विष्णु पंडित शास्त्री थे, इन्होंने ये विधवा पुनर्विवाह के लिए एक पुनर्विवाह जोतक मंडल संस्था भी स्थापित की थी, याद रखिएगा, पुनर्विवाह जोतक मंडल संस्था स्थापित की थी। जो विष्णु पंडित शास्त्री थे, इनका नाम केवल, इनके नाम में भी केवल पंडित लगा है, लेकिन इन्हें काफी अच्छी इंग्लिश आती थी, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के लिए एज ए ट्रांसलेटर भी काम किया, ठीक है ना। अंग्रेजों के लिए एज ए ट्रांसलेटर काम करते थे, और ये सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मण कन्या विवाह और स्मृत शास्त्र नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधि करती थी, ठीक है ना। तो अब देखिए जमींदारों के हितों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले कॉमन सेंस लगा के और एलिमिनेशन मेथड को लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बॉम्बे एसोसिएशन तो नहीं हो सकती, और मद्रास देसी संघ एसोसिएशन, तो ये दोनों एसोसिएशन तो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जमींदारों के हित की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो आपका मेन जो कॉन्शियसनेस है वो किस ऑप्शन पे जाएगा? वो ऑप्शन बी पे जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी में जो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारतीय संघ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, इसके पहले लिखा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मतलब इस एसोसिएशन को ब्रिटिश ने बनाया है, ब्रिटिश ने इंडियन के लिए बनाया है, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश क्या है, वो जमींदारों के हितों की बात तो करेंगे ही, क्योंकि वो जमींदारी उनको वहां से ले जाके कर देने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो
अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? सबको पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध, देखिए फ्रेंड्स आपका जो चिनहट का बैटल है काफी फेमस है, ठीक है ना। तो चिनहट का बैटल, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? ठीक है ना, तो चिनहट के बैटल में जो ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम था क्या? अहमद उल्ला शाह। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि चिनहट का बैटल काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या हुआ था 1857 में, 1857 में सुबह सुबह, 1857 की सुबह क्या हुआ था? 30 जून का दिन था, 30 जून 1857 में क्या था? अहमद उल्ला शाह, अहमद उल्ला शाह प्लस कौन थे? एक और थे यार, बरकत अहमद, बरकत अहमद और अहमद उल्ला शाह, ये दो विद्रोही थे। इन दो विद्रोहियों ने क्या किया? चिनहट में विद्रोह कर दिया। इसके बाद क्या है, एक जो हमारे ब्रिटिश कमांडर थे, क्या नाम था उनका? सर हेनरी लॉरेंस। तो सर हेनरी लॉरेंस और हमारे अहमद उल्ला शाह प्लस बरकत अहमद, एक्चुअली इसमें क्या थे? मेन बरकत अहमद थे, क्योंकि बरकत अहमद क्या थे? कमांडर थे, ठीक है ना, चीफ आर्मी ऑफिसर थे। जो हमारे बरकत अहमद थे वो चीफ आर्मी ऑफिसर थे, और अहमद उल्ला शाह जबकि आर्मी ऑफिसर नहीं थे, फिर भी इन्होंने योगदान दिया था। तो किसके बीच युद्ध हुआ था? चिनहट का युद्ध सर हेनरी लॉरेंस बरकत अहमद प्लस अहमद उल्ला शाह के बीच चिनहट का युद्ध हुआ था 1857 में, ठीक है ना, इस्माइलगंज अवध में। याद रखिएगा, इस्माइलगंज अवध में ये लड़ाई हुई थी, चिनहट का बैटल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चिनहट का बैटल कहाँ लड़ा गया, तो अवध में लड़ा गया, ठीक है ना, चिनहट नामक स्थान पे लड़ा गया। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक। अब देखिए संविधान सभा की मदद, तो जितने भी नाम हैं, एस एन मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी एन राव, एम के मुंशी, इन सभी ने भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए काम किया है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? दो लोक सेवक मतलब दो सिविल सर्विस। इसमें कौन कौन से सिविल सर्विस है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे बी एन राव थे वो सिविल सर्वेंट भी थे, और हमारे एस एन मुखर्जी ये भी सिविल सर्वेंट थे। इन दोनों को, खासकर बी एन राव को हमारे जो कानून का था बहुत ज्यादा नॉलेज था, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स ये एक्चुअली कॉमरेड, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। बी एन राव extraordinary person, it's not as like a ordinary human, ठीक है ना, these are extraordinary people। तो बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी, ठीक है ना, तो ये हमारे सिविल ऑफिसर भी थे और इन्हें कानून का बहुत ज्यादा नॉलेज भी था। चलिए 132, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा होना चाहिए? तो किसने बोला था? ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा ऐतिहासिक जीवनी साहित्य नहीं है? आप गेस कर सकते हैं कॉमन सेंस लगाए के, इसका जो राइट आंसर है दीपवंश, ठीक है ना। चलिए हुमायूं नामा की रचयिता, यहाँ से चलते हैं। हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में कौन सी थी? सबको पता है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। भारत की संसद, क्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, फिर भी देख लेते हैं। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं फाइंड करना है तो मार्क करिए पहले इसको। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में सभा में संसद बनती है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, करेक्ट है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, ये जो हमारा ऑप्शन भी है वो रॉन्ग है, क्योंकि देखिए लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। लोकसभा में हमारे जो 2 एंग्लो इंडियन रहते हैं वो मनोनीत होते हैं। इसके अलावा हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैग के बारे में पूछा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भारतीय पद से हटाया जा सकता है, हो सकता है। सीएजी का कार्यालय समाप्त हो जाने के बाद वो भारत सरकार के अधीन पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र होगा। सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है ऑप्शन बी एंड सी में। देखिए जब भी अगर सीएजी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो पद पर बना नहीं रह सकता, ठीक है ना। क्या बोला कि भारत सरकार के अधीन पद पर आगे बने रहने का पात्र होगा? नहीं, फिर से नियुक्त करना पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन के बारे में बात की गई है।
ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मार्च 1942 में क्रिप्स, सॉरी फ्रेंड्स, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए कॉमरेड्स स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा मतलब एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट पर सहमत होने के लिए राजी किया। देखते हैं, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बारे में मेरे को डाउट है। युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा का प्रस्ताव किया था, ये करेक्ट है। युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण के निकाय का गठन प्रस्तावित किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट है। हमें ऑप्शन ए एंड बी में डाउट है। अब देखते हैं ऑप्शन ए, मार्च 1942 में, क्योंकि यहाँ तक सही है, क्योंकि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया। तो भी एक राजी करने की बात तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ये वाला स्टेटमेंट राइट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी की ऑप्शन बी क्या है? एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू तो सरदार पटेल ने क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इलाहाबाद की संधि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इलाहाबाद की संधि कौन से युद्ध के पश्चात हुई थी? इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई थी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। इसे वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं मतलब गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप में आमदत्त की 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया, ठीक है ना। ये सही है। अवध के नवाब जो 50 लाख रुपए का फाइन लगा के जो अवध था उसको उसके नवाब को लौटा दिया गया। बनारस था आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए गए, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा डी गलत है, ठीक है ना, याद रखिएगा स्टेटमेंट डी गलत है। देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए, ये सही है। मुगल सम्राट ने और इलाहाबाद की संधि के बाद ही क्या हुआ था? तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट दे दिए गए। तो अभी दीवानी राइट कौन देगा? मुगल सम्राट ही देगा भाई, ठीक है ना। और ये भी करेक्ट है कि 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था, ठीक है ना। तो याद रखिए हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने इलाहाबाद ट्रीटी पढ़ी होगी। देखिए इलाहाबाद ट्रीटी में डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री का लेवल रहने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि इलाहाबाद संधि के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद का जो इलाहाबाद की संधि कौन से युद्ध के पश्चात साइन हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अवध के नवाब शुजा, बंगाल के नवाब मीर और मुगल शासक थे, क्या नाम था उनका? शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, जो हमारे शाह आलम थे उनको 53 लाख रुपए अंग्रेजों को देने पड़े ताकि वो इलाहाबाद में रह पाए। तो शाह आलम को 53 लाख रुपए भी अंग्रेजों को देने पड़े ताकि वो इलाहाबाद में रह पाए, ठीक है ना। तो ट्रीटी में काफी सारी बातें थी, अभी इतना ही ऑफ इन्फॉर्मेशन रखिए, बाकी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा गांधी इरविन समझौते का उपबंध नहीं था? ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना, भारत के वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 के समझौता के खंड 2 में आरक्षणों तथा रक्षोपाय को परिभाषित किया गया। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है? नहीं, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो रिमेनिंग आंसर है वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। शायद रिमेनिंग ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं ना, रिमेनिंग ऑप्शन शायद मैं पेस्ट करना भूल गया। इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ऑप्शन ए तो सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना, ये बात की गई थी, ठीक ना, गांधी इरविन समझौते में। भारत के वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 के समझौते के खंड 2 में आरक्षणों तो रक्षोपाय को परिभाषित किया गया। अब इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मे भी राइट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाकी ऑप्शन पेस्ट नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित, ये क्या है, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस अधिनिर्णय, आई डोंट नो व्हाट इज अधिनिर्णय, अधिनिर्णय को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं फ्रेंड्स, नहीं अब मैं आपको जरूर बताता। तो निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। एक्चुअली ये हिस्ट्री का, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं। एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि किस केस के निर्णय में, फैसले में ये घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट के किसी भी आर्टिकल में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। तो ये बात किस आर्टिकल में कही गई थी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बात हमारे गोलकनाथ केस में कही गई थी, ठीक है ना। जो गोलकनाथ केस था उसमें ये बात कही गई कि उसमें देखो जजों ने ये कहा था, जजों ने ये फैसला दिया कि फंडामेंटल आर्टिकल को अमेंड करने की पावर है ही नहीं, संसद के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है ही नहीं, गोलकनाथ केस में कहा गया था। उसके बाद आया था हमारा केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो वो आपको पता ही होगा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। इनमें से कौन से नेता जिन्होंने दल रहित लोकतंत्र की बात की थी, तो देखिए जेबी कृपलानी नहीं कर सकते, ठीक है ना। दो ही आदमी कर सकते थे, या तो आपके जयप्रकाश नारायण या तो राम मनोहर लोहिया, क्योंकि ये दोनों समाजवाद पे विश्वास रखते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया है नहीं, तो जयप्रकाश नारायण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। तो फ्रेंड्स अंतरराज्य परिषद के हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, अंतरराज्य परिषदों के निर्माण के लिए, वहां से आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको अंतरराज्य परिषद के निर्माण के लिए, मतलब कौन अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर क्या है, भारत का राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है, ठीक है ना। अब देखिए अंतरराज्य परिषदों का काम क्या है बता देता हूँ, चलिए अभी फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंतरराज्य परिषदों का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है। अभी देखिए अंतरराज्य परिषदों का मेन उद्देश्य है कि राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखना, जो विवाद है, नदी के मामले, उनको आसानी से सुलझाना, ठीक है ना, यही सब अंतरराज्य परिषदों के काम है, ठीक है ना। चलिए भारत के राष्ट्रपति को अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति होती है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसमें कौन सी बातें नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी, गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। डोमिनियन दर्जा, पृथक निर्वाचन मंडल, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र और वयस्क मताधिकार। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसमें डोमिनियन दर्जा उस समय था, ठीक है ना, डोमिनियन दर्जा उस समय था। पृथक निर्वाचक मंडल की बात देखिए, ऑलरेडी आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कांग्रेस कभी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर ही नहीं सकती, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कभी नहीं कर सकती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो नील विद्रोह के बारे में देखते हैं। यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था, ये करेक्ट है। जो हमारा नील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, पूना और अहमदनगर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह साहूकार मनी लैंडर के विरुद्ध संचालित था, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसके बारे में मैं करेक्ट नहीं हूँ लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है ना। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था, ठीक है ना। तो ये सही बात है, जो नील विद्रोह था छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के विरुद्ध था, या साहूकार मनी लेंडर्स के विरुद्ध। अब देखिए बागान मालिक और साहूकार ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जिसका हमारे पास
वी हैव लेफ्ट विद द ऑप्शन सी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए 1823 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय कदम उठाया गया था। तो भारत में अस्पृश्यता क्या छुआछूत को खत्म करने के लिए 1813 में कांग्रेस द्वारा कौन सा ठोस कदम उठाया गया था, इसके बारे में आपको आंसर देना, ठीक है ना। सवर्ण हिंदू, सॉरी देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। सवर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने हेतु प्रयास, अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में अवर्णों को शिक्षित करने का प्रयास, अवर्णों के लिए मंदिरों के द्वारों को बलपूर्वक खोलना, अस्पृश्यता को विधि विरुद्ध घोषित करने वाले कानून बनाने हेतु सरकार को याचिका देना। देखिए जो हमारा ऑप्शन 4 है वो तो कंप्लीटली करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन अवर्णों के लिए मंदिरों के द्वारों को बलपूर्वक खोलना, मतलब जो अवर्ण है, मतलब जो जिन्हें कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है ना, मतलब जो ऊंचे कुल में नहीं है उनके लिए, देखिए बलपूर्वक खोलना, ये तो ऑप्शन 3 तो कंप्लीटली गलत है, तो जिसमें 3 होगा तो वो तो गलत हो जाएगा, तो ये सी एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है ना। ऑप्शन 4 होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन 4 केवल 2 ऑप्शन में, सी एंड डी में, ठीक है ना, सी एंड डी में। अब यहाँ से आप आइडिया लगाइए कि जिसमें 3 है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें 3 है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से, इस टेक्निक से भी आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस पेपर को सॉल्व करने का मेन मोटो यही है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको जानकारी तो मिलेगी ही, लेकिन आप यहाँ पे ये सीखोगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे हिट करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं थी। तो जो 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि हुई थी, उसमें कौन सी नदी इसका पार्ट नहीं थी, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए जो तीस्ता नदी है वो सिंधु नदी का पार्ट नहीं थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तीस्ता नदी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीस्ता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। इसने अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया, इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भावना बनाया, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थानीकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार हो गई, ये सही है, क्योंकि जैसे ही शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा इंट्रोड्यूस हुई तो पश्चात विचार हमारे भारतीयों को मिलना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, तो परफेक्ट, हम क्लियर, हम श्योर है कि ऑप्शन डी रॉन्ग ही होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है स्टेटमेंट को। निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया था। तो कौन से राजवंश थे जिन्होंने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व, क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मीन्स ऐसा हो सकता है कि विजयनगर के अधीन शासन किया था। तो देखिए विजयनगर में कौन से सम्मिलित थे, विजयनगर में कौन कौन से वंश सम्मिलित थे, तो आपको पता होगा तुलुप वंश, ठीक है ना। विजयनगर तुलुप वंश से रिलेटेड था, इतना तो मेरे को पता है। देखते हैं तो इसका एक्चुअली फ्रेंड्स इसका जो आंसर है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप जरूर बता सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में, मेरे को नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अगर लिखेंगे तो बाकी जो आपके कॉमरेड्स हैं जो वीडियो देखते हैं उन्हें हेल्प मिल सकेगी, ठीक है ना। चलिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। औपनिवेशिक मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में अवरोध आया, क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवाद में अवरोध आया, ठीक है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है ना। ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई ब्रिटिश की मौजूदगी से हमारे जो देश का पूंजी थी वो खत्म होने लगी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया। अब ये क्या है, अवंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। व्हाट इज अवंधता, सॉरी फ्रेंड्स इसका इंग्लिश वर्जन मैंने पेश नहीं किया है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार, व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक
सुदृढ़ बना रहा पूर्वी भारत में। तो ये बात सही, देखिए पूर्वी भारत में व्हाइट मोनोपोली सबसे पहले क्यों आई, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पे अधिकार किया था, ठीक है ना। तो बंगाल कहाँ, पूर्वी भारत में ही आता है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। देखिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है फ्रेंड्स, तो आपको इतना आइडिया होगा कि रेलवे का जो आविष्कार था, क्रांति थी। रेलवे इतनी बड़ी, उस समय इतना बड़ा इन्वेंशन था कि जिसके पास रेलवे होगी, जिसके पास रेल होगी, वो कोई भी युद्ध जीत सकता है। जिसके पास रेल होगी वो कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास ट्रेन है तो आप किसी भी दुनिया मतलब दुनिया नहीं, किसी भी पर्टिकुलर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कितनी भी दूरी पर जो सामान हो आसानी से पहुंचा सकते हो, अपनी फौज और सेना हो आसानी से पहुंचा सकते हो काफी कम समय में। तो ये सही हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहीं कहीं पे अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो फ्रेंड्स उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम तो लग ही रहा है, टाइम तो लगेगा ही। एक बार चेक करते हैं फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? चालू है, ठीक है। स्टरीन कीड़े के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको स्टरीन कीड़े के बारे में बताना है। वह नागालैंड में जन्मी एक कवयित्री, उपन्यासकार व बाल पुस्तक लेखिका है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो स्टरीन कीड़े हैं उनका जन्म नागालैंड में हुआ था और वह कवयित्री थी, इतना मेरे को पता है। उनके काव्यात्मक उपन्यास व्हेन द रिवर स्लीप्स के लिए उन्हें वर्ष 2015 का हिंदू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये सही है, ठीक है ना। तो मैंने देखा था बाद में, ये सही ऑप्शन है। व्हेन द रिवर स्लीप्स नागा प्रेतात्मा जगत की एक वेशड़ा थी, मतलब एक क्या बोलेंगे, मिथ है। तो एक मिथ है, व्हेन द रिवर स्लीप्स नागा प्रेतात्मा जगत का एक मिथ है। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पेरिस ट्रीटी के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे करंट अफेयर का मीन्स हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है। फिर हम देख लेते हैं। इस समझौते पर 190 से अधिक देशों में हस्ताक्षर किए गए, ठीक है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना याद रखिएगा। तो देखिए आपको पता होगा कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें कितने देश सम्मिलित हैं, 190 में। और ये कब साइन हुआ था, 2017 में। ये करेक्ट है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 को प्रभाव में आया, ये भी करेक्ट है। आशयित राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन INDC, जिसे वर्ष 2015 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रतिभूत किया गया था, वो पेरिस समझौता को प्रत्याहरित किया गया। सॉरी फ्रेंड्स, इसका नहीं समझ आ रहा मेरे को, ये ऑप्शन सी क्या करना चाह रहा है। यूएसए तथा चीन दोनों पेरिस समझौता में शामिल हुए। तो देखिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में पहले यूएसए शामिल था, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे, तो पहले शामिल था। ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद साइंस का क्वेश्चन, इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। उनके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। वो तेलुगु और संस्कृत भाषा के एक बड़े विद्वान थे। देखते हैं। वो विदेशी यात्री पेश और नूनिच उनके दरबार में आए थे। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बरबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी। मेरे को यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन पता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी सही है। उसके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उसकी प्रशंसा की थी। तो ऑप्शन सी के बारे में मेरे जानकारी है, इसके बारे में बाकी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, जिसमें गलत स्टेटमेंट है वो क्या, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर की में ऑप्शन डी ही दिया हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृत अमुक्त मल्यद की रचना संस्कृत में की है। उन्हें संस्कृत में भी नहीं आती रही होगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी गलत है। चलिए 112 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं इसे, सुमेलित करना है, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में क्या बात की है, शिक्षा का अधिकार या पंचायती राज या दल, देखिए पंचायती राज तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 3 तो नहीं होगा इसका, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, 52 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हमको जो आ रहा है उसमें हम पहले उसको हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ट्रिक सीखिएगा फ्रेंड्स, टेक्निक सीखिए, खुद का ऑब्जर्वेशन करिए। तो 73वां संशोधन किससे संबंधित है, आपको पता है, पंचायती राज से, ठीक है ना। तो बी का 3 होगा। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन में बी का 3 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सभी में नहीं है, 3 ऑप्शन केवल 2 ऑप्शन में, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, केवल 2 ऑप्शन में आपके पास बी का 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। बी एंड सी में बी का 3 है। अब यहाँ पे अगर आपको एक भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि 1985 में क्या हुआ था। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ किससे रिलेटेड है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। एंटी डिफेक्शन लॉ किससे रिलेटेड है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। इसके अलावा जो हमारा 86 अमेंडमेंट था वो किसके बारे में, शिक्षा के अधिकार में बात करता है, ठीक है ना। तो डी का 2 एंड बी का 4 देखते हैं। डी का 2, तो डी का 2 तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो केवल मुझे दो इन्फॉर्मेशन की जानकारी थी और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए आप भी ऐसा करिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का, फ्रेंड्स नॉइज हो रहा है, 1 मिनट, काफी शोर हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 113 से 1857 के विद्रोहों का निम्नलिखित में कौन सा एक कारण नहीं था। यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था। तो ये भी अफवाह राइट थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये भी अफवाह राइट थी। भविष्यवाणी की प्लासी के युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा, ऐसी भी अफवाह फैल सकती है। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, हाँ ये तो था, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए करेक्ट है, हमें पता है। ऑप्शन बी एंड डी को देखते हैं। यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग, अरे ये तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई हियर ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की एक विशेषता नहीं थी। इनमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि की विशेषता नहीं थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। किसी बाहरी खतरे से संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार थे, ये करेक्ट है। संधिबद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होता था, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे अपना राइट आंसर मिल गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो चुका है, 1.5 घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, उतना करेंगे, नहीं तो बाकी आपके लिए PDF अपलोड कर दूंगा, अगर आपको इच्छा होगी तो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करिए, है ना। टेस्ट जैसे मैं, ये भी एक टेस्ट है, इससे बेहतरीन टेस्ट कोई नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो भी पेपर मैं अपलोड करता हूँ आप उसका PDF डाउनलोड कर लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे बेहतर टेस्ट नहीं है कोई, क्योंकि ये UPSC के थ्रू, UPSC के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है ना। चलिए 128 पे चलते हैं। फिलॉसफी ऑफ वर्म पुस्तक के लेखक सब जानते हैं, कौन से थे। पुस्तक के लेखकों में से एक लेखक निम्नलिखित में कौन सा था। तो यशपाल, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह।
तो देखिए बताइए फ्रेंड्स, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी थी? तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी थी? यशपाल ने लिखी थी। ये कौन थे? आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ये भगत सिंह के फ्रेंड्स थे। यशपाल कौन थे? भगत सिंह के फ्रेंड्स थे, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। 129 चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? तो चटगांव समूह मीन्स चटगांव आर्मरी रेड से रिलेटेड। गणेश घोष, लोकनाथ बाल और अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। इसके नेता सूर्यसेन समूह से जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे। सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के कार्यों से निकटता से जुड़े थे। इस समूह ने चटगांव में शस्त्रागारों पर अधिकार करने की एक कार्य योजना बनाई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है, हमें पता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया था। तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूं। सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़ी थी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हम इसके आंसर के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 130 पे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में कौन सी थी? इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। हाँ, स्त्रियों ने भूमिका निभाई थी, करेक्ट है। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था। नहीं, जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में नहीं चिन्हित था। भारत के विभिन्न भागों में समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। ये सही हो सकता है। ऑप्शन मुख्य विशेषता पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब इन सब में सबसे मेन विशेषता कौन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है, रॉन्ग है। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। भारत के विभिन्न भागों में समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। ये देखिए, आप ये बताइए पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कब हुआ था? पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हमारा, अगर आपको डेट याद हो तो 1930 के आसपास हुआ था ना शायद। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट तो उससे रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। कॉमरेड्स, हमारा अगला क्वेश्चन था 131। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती? तो मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड नहीं है? महात्मा गांधी इसे असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया। यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था। कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था। क्या बोला जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था? ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं, अभी ये डाउट में, ऑप्शन बी डाउट में रखते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी मांग थी कि तुर्क सुल्तान ऑटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण करे, ठीक है। तुर्क सुल्तान ऑटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण करे। चलिए ठीक है, ये भी क्योंकि तुर्क से रिलेटेड ही था तो ये भी एक्चुअली काफी डीप ये क्वेश्चन है। देखते हैं अगला ऑप्शन। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया। तो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी इज पार्शियली करेक्ट, ओके। तो वी हैड लेफ्ट विद द ऑप्शन बी हियर, वी हैड लेफ्ट विद द ऑप्शन बी। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सॉरी राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस द्वारा समर्थित था। जब क्योंकि अगर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ना चाहते थे तो ये कांग्रेस द्वारा समर्थित था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए 132 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता उपनिवेशी भारत में रेल की नहीं थी, ठीक है ना। जो उपनिवेशी शासन था, अंग्रेजों का शासन, तो उसमें कौन सी विशेषता रेल की नहीं थी? काफी डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, तो थोड़ा देख लेते हैं, आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की सेवा करना था। साम्राज्य के हित की सेवा करना था, ठीक है ना।
तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के हित की सेवा करना था, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। तो ये करेक्ट है, ठीक है ना। 50% के गारंटित ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया था, जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से देय होगा। निर्माण कार्य ने परिस्थिति को असामान्य कर दिया। इसको एलिमिनेट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से भी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको जो राइट आंसर होगा, बट इसका राइट आंसर बी होगा। तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशित प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा। यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का गुण है। तो देखिए कौन सी योजना, किस व्यक्ति ने कही थी कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा। तो कौन व्यक्ति कह सकता है, आप बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन तो किया था, लेकिन ये बात किसने कही थी कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा। ये बात कही थी आपके एच रिजले ने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपसे वहां को मिले, आपको वहां से जानकारी मिले कि एच रिजले ने लॉर्ड कर्जन से ये बोला था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 फरवरी 1928 को किसने बारदौली सत्याग्रह का आरंभ किया था, ठीक है ना। तो बारदौली सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये काफी इजी था, क्योंकि देखिए बारदौली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह के बाद ही महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो बारदौली सत्याग्रह किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था, वल्लभ भाई पटेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सी रियासत थी जिसने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, ठीक है ना। तो देखते हैं वो जो रियासत थी फ्रेंड्स, याद रखिए मैसूर की रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन है, आगे बढ़ते हैं। कुंदकुरी वीरेशलिंगम के विचारों में दर्शन की कौन सी एक विशेषता निम्नलिखित में है। एक्चुअली साउथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुंदकुरी वीरेशलिंगम के बारे में दर्शन की कौन सी एक विशेषता निम्नलिखित में से है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर, इसको मैं लीव करना चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक है और हमारे अगर हम इसको सॉल्व कर भी लेते तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या था जिसे जरीन कमल या स्वर्ण कमल के नाम से सम्मानित किया गया था। देखिए अकबर के काल में जो सुलेखकार था उसके बारे में मैंने आपको पिछले पेपर में भी बताया था। मोहम्मद हुसैन एक अकबर के शासन काल में सुलेखकार था। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल गई, उसे स्वर्ण कमल के नाम से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 138 भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है। एलिमिनेट करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस। 139 भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एलिमिनेट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इल्बर्ट बिल 1883 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। राइट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसने सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। सही बात है, इल्बर्ट बिल में यही बात की गई थी, भारतीयों को भी दंड अधिकारिता प्रदान की जाए, ठीक है ना। इसने संपूर्ण सिविल और दंड अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं, संपूर्ण सिविल और दंड अधिकारिता प्रदान करने की बात नहीं की गई थी। इल्बर्ट बिल में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सीमित दंड अधिकारिता और भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने की बात की गई थी। तो इसलिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये बात बार बार बोल के हो सकता है कि आपको डेविएट कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप अगर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करोगे, तो अगर आप किसी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। इस प्रस्तावित विधेयक से भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों का विरोध उत्पन्न हुआ। ये भी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है।
फोर्थ पे चलते हैं, विधेयक का विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर दिया गया। तो ये देखिए इल्बर्ट बिल कभी पारित ही नहीं हो पाया था, याद रखिएगा इल्बर्ट बिल कभी पारित नहीं हो पाया था। यहाँ पे ऑप्शन 2 एंड 4 रॉन्ग हो जाएगा, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके 58 पे चलते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगेन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के.एन. राव के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना कठिन है। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना वास्तव में आसान है। तो हमें राइट स्टेटमेंट फाइंड करना है किसके बारे में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, वो के.एन. राव के नेतृत्व में इसका प्रारूप नहीं तैयार किया गया था। याद रखिएगा के.एन. राव के नेतृत्व में इसका प्रारूप नहीं तैयार किया गया था। लेकिन ऑप्शन 2 क्या बोला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये बोला गया था कि जो बिजली है, रेलवे, इस्पात है, इसको पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के अधीन लाया जाए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है ना, प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में, देखिए यही तो गलत था। ऑप्शन 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सॉरी उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना कठिन है, कठिन है, आसान। उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना कैसे आसान कैसे हो सकता है, ये तो कठिन है ना। तो यहाँ पे 3 और 2 एंड 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस। 2 एंड 3 क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 एंड 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज के विभिन्न अर्थों के निम्नलिखित में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, करेक्ट है। स्वराज के 2 अभिप्राय हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीतिक क्षेत्र से परे, ये भी करेक्ट है। स्वराज कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है, ये भी करेक्ट है। संकल्प के साथ स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 भी करेक्ट लग सकता है। ठीक है ना, अब देखिए लेकिन हम अपना ऑप्शन देखते हैं, अपने आंसर का ऑप्शन देखते हैं। तो केवल 1, केवल 1, 2, केवल 3 और 4, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 4 को भी सम्मिलित किया गया। लेकिन हमें पता है कि हमारा 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के तत्व विचार पर रचनात्मक प्रभाव क्या थे। ठीक है ना, तो गांधी जी 18वीं शताब्दी के प्रणाली संप्रदाय से प्रभावित थे, जो आस्थाओं और धर्मों की एकता का समर्थन करता था। तो महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा है कि धर्मों की एकता का समर्थन किया है। तो ऑप्शन क्या है, 1 करेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, अभी इसको रखते हैं डाउट पे। महात्मा गांधी के तत्व विचार पर रचनात्मक प्रभाव क्या थे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। गांधी जी देव विद्या के जानकारों थियोसोफिस्ट से प्रभावित थे। क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी देव विद्या के जानकारों थियोसोफिस्ट से प्रभावित थे। देखते हैं, अभी इसमें भी डाउट है, इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ठीक है ना, अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। गांधी जी वर्ड्सवर्थ जैसे स्वच्छंदवादियों लेखक के लेखन के प्रशंसक थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो गांधी जी थे, गांधी जी ने वर्ड्सवर्थ की रचना खुद पढ़ी है। ठीक है ना, तो लेकिन उसके देखिए सॉरी ये रोमांटिक, सॉरी वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक लेखक थे, तो रोमांस से तो गांधी जी का कोई रिलेशन ही नहीं था। ठीक है ना, इसके बारे में तो गांधी जी ने कभी बात ही नहीं की। देखिए ऑप्शन 3 तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। ऑप्शन 1 एंड 2 फिर से देखते हैं। तो गांधी जी 18वीं शताब्दी के प्रणाली, देखिए गांधी जी ने हमेशा धार्मिक एकता की बात की है, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन 2 गांधी जी देव विद्या के जानकारों थियोसोफिस्ट से प्रभावित थे, इसमें मेरे को डाउट है। अब देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड में मेरे को डाउट है। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। 1 करेक्ट है, मुझे पता है, 3 रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल 1। अब यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ा, केवल 1 एंड 1 एंड 2 दोनों। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, याद रखिएगा। गांधी जी जो थे वो देव विद्या के जानकारों मीन्स थियोसोफिस्ट के प्रभावित थे, ये करेक्ट है। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। काफी डीप लेवल का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, काफी अच्छा क्वेश्चन था, कहने का मतलब
शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी से एक अगेन क्वेश्चन आया है 61। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है ना, तो देखते हैं। यह 19वीं शताब्दी के अंत में सिंह सभाओं के राजनीतिक पक्ष के रूप में आरंभ हुई थी। ये रॉन्ग है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। यह 1920 में आगामी, तो हम याद रखिएगा जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है वो किससे जुड़ी हुई है? वो अकाली आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। सरकार द्वारा जोड़ तोड़ करके बनाई गई वफादार समितियों में सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए इसे संस्थापित किया गया था, ठीक है ना, तो ये भी सही है। जो सिख पूजा स्थल थे उनका नियंत्रण वापस लेने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है। इसने समूहों के साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया ताकि पूजा स्थलों को नियंत्रण वापस लिया जा सके। ये तीनों ऑप्शन 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, तो देखते हैं महात्मा गांधी ने भाषण, जब हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी जी ने क्या भाषण दिया था, ठीक है ना, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने भारतीय प्रवर्जनों पर आरोप लगाया कि उनमें मजदूरी करने वाले गरीबों के प्रति चिंता का अभाव है। ये तो सही बात है। इसके बाद इस विषय पे गांधी जी बात करेंगे, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलते उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा हो सकती है। उन्होंने जोर देके कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों को हो सकती है। देखिए गांधी जी हमेशा गांव, किसानों और मजदूरों की बात करते रहे, ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये आइडिया लगाइए कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट होगा। उन्होंने अस्पृश्य की दुर्दशा पर विशेष बल दिया। अब देखिए गांधी जी ने अस्पृश्य की दुर्दशा पर विशेष बल दिया है, लेकिन जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो गांधी जी ने भाषण दिया था उसमें अस्पृश्य जो क्या बोलते हैं अस्पृश्यता पर बात नहीं की थी, ठीक है ना। और अहमदाबाद के मिल बालकों का विचार की बात उठाने की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन 3 एंड 4 एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 151 आरक्षित स्थान है, तो पूना समझौता में यह प्रावधान था कि निर्वाचन एक संयुक्त ना कि पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए अनुसूचित जातियों के लिए 151 आरक्षित स्थानों है, तो पूना समझौता में ये, अच्छा ये पूना पैक्ट के बारे में बात हो रही है कि क्या बोला जा रहा है कि पूना पैक्ट में प्रावधान था कि निर्वाचन एक संयुक्त ना कि पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। तो ये बात सही, जो स्टेटमेंट करेक्ट है पूना पैक्ट के लिए। ओके, शायद मैंने इसका मैंने नेक्स्ट सेक्शन पेस्ट नहीं किया, क्या ऑप्शन पेस्ट नहीं किया मैंने, सॉरी फॉर दिस कॉमरेड। चलिए इंफॉर्मेशन तो ले ही लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सक्रिय राजनीति में लगभग एक दशक के लिए अलग हो गए जब कम्युनल अवार्ड रद्द कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सक्रिय राजनीति से लगभग एक दशक के लिए अलग हो गए थे जब कम्युनल अवार्ड रद्द कर दिया गया था। इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम प्रीवियसली भी सॉल्व कर चुके हैं किसी वीडियो में, मुझे याद है। चलिए देखते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष MC राजा थे, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष MC राजा थे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये पता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस के जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे वो कौन थे? MC राजा थे, ये करेक्ट है, ठीक है ना। जब ये करेक्ट है तो नागपुर वाला भी करेक्ट ही होगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे। अब इसके बारे में तो मेरे को डाउट है, ठीक है, देखना पड़ेगा। इसको अभी मार्क करते हैं। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया और 1930 में स्वयं का ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस बनाया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं।
देखिए ये बात सही कि अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने 1930 में स्वयं का ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस बनाया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन बी में मेरे को डाउट है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की अंबेडकर की मांग का समर्थन किया। यही तो बात थी, समर्थन नहीं किया था तभी तो अंबेडकर अलग हो गए थे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास से, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। काफी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। हिला के रख देने वाले क्वेश्चन एकदम, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी रख करके रखी है। जस्टिस पार्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जस्टिस पार्टी में भी इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए भी उसी प्रकार के पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाई जैसा कि मार्ले मिंटो सुधारों के लिए मुस्लिम को प्रदान किया जा चुका था। जस्टिस पार्टी के बारे में आप पढ़िएगा गूगल करके अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है ना। जो जस्टिस पार्टी बनाई गई थी इसने भी यही बात की, गैर ब्राह्मणों के लिए उसी प्रकार की पृथक इसे मुख्य रूप से या धनी भूस्वामियों और शहरी गैर ब्राह्मण मध्यम वर्ग का संरक्षण प्राप्त था, ये भी करेक्ट है। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों और गैर ब्राह्मणों के लिए 28 आरक्षित स्थानों का प्रावधान करने में सफलता पाई, ये भी सही है। इसने 1920 चुनावों के बहिष्कार के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए आह्वान का समर्थन किया, जस्टिस पार्टी, ये गलत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि देखिए जस्टिस पार्टी का कांग्रेस से कोई रिलेशन नहीं था, वो केवल अपने फायदे के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो रैयतवाड़ी किसने स्थापित की थी फ्रेंड्स, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए। अलेक्जेंडर रेड, ठीक है ना, याद रखिए रैयतवाड़ी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, अलेक्जेंडर रेड, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही कथन फाइंड करना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, एक्चुअली ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सही बात है, जो हमारी उद्देशिका है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन स्टेटमेंट एक करेक्ट है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना, और ये भी ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से, हाँ ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इधर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रीवी पर्स काउंसिल क्षेत्राधिकार लोप अधिनियम 1949। देखिए प्रीवी पर्स का जो रूल था उसे 395 के द्वारा खत्म किया गया था, ये हमें पता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब देखिए किस किस में 3 है, इसमें ऑप्शन बी में 3 है और डी में भी 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे सी में भी 3 है। ये 395 तो भारत सरकार अधिनियम खत्म किया गया था, भारत सरकार अधिनियम। तो एक्चुअली फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है मेरे को नहीं पता है, इसको फिर अगर आप जरूरी समझोगे, आप पूछोगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो कितने मिनट का वीडियो हो चुका है, ये वीडियो हो चुका है फ्रेंड्स आपका 1 आवर 30 मिनट का, ठीक है ना। तो इसमें और काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो मैं इसका PDF डाउनलोड कर दूंगा, अगर आप सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे सॉल्व करने में मजा आए तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको लीव भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आधे से ज़्यादा वीडियो मैंने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगर आप बोलोगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, नहीं फिर तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप अपना रिवीजन करिए, जो भी आपने पढ़ के रखा है, ठीक है ना, उसका रिवीजन जरूर करिए, जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ के रखे हैं। देखिए एग्जाम में जाने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी से लेके 10 दिन में आपको 3 टाइम हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ठीक है ना, 3 टाइम हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और देखिए पॉलिटी एंड हिस्ट्री का रिवीजन आप कैसे करेंगे, पॉलिटी एंड हिस्ट्री का रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसके क्वेश्चन करिए, यही रिवीजन करने का अच्छा तरीका है कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए स्पेशली मैथ के लिए मैथ के फार्मूले
देखिए मैथ के फॉर्मूले एक बार रिवाइज करिए। अकाउंटिंग के लिए तो मैंने छोटा सा नोट प्रोवाइड करा ही दिया है, तो आप उसको अकाउंटिंग के नोट पढ़ लेंगे तो आप उसका हो जाएगा, ठीक है ना। वो नोट रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपका लेबर लॉ के जो भी नोट्स आपने बनाए वो रिवाइज कर लीजिए। बस आपको इतने रिवाइज करना है। इंग्लिश के लिए आपने जो भी वीडियो देखे, जो भी प्रैक्टिस वीडियो देखे, आप अगर आप उनको चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो आप दोबारा देख सकते हैं, या फिर जब आप कुकिंग कर रहे हो तब भी आप उस समय कान में लगा लीजिए हेडफोन और आप अपना काम करते रहिए। अगर आप कुकिंग करते हो या फिर आप कहीं टहलने जाते हो तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक मैराथन वीडियो का इंग्लिश का सीरीज भी बनाया था, तो अगर आप उसको चाहें तो उसका छोटा सा नोट्स था, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश के लिए वो वीडियो उतना नोट्स तो वो केवल स्पॉटिंग एरर के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। वो जो नोट्स बनाया गया है तो वो स्पॉटिंग एरर के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो को रोकते हैं और में क्या क्या है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये क्वालिटी के क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ब्रह्म, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जाते जाते क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। देखिए ब्रह्म समाज के बारे में आपको पता ही होगा, ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज इज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था, ठीक है ना। अब देखिए राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था, ये आपको याद होगा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। अब चलिए थोड़ा सा मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, एक्चुअली कैसे हुआ था ब्रह्म समाज का, इससे आपका कई सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1815 में एक आत्मीय सभा बनाई, ठीक है ना, आत्मीय सभा बनाई, जिसमें वो वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे जो ब्रह्म समाज का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग थी, तो सबसे पहले एक छोटी सी शुरुआत हुई आत्मीय सभा से 1815 में। उसके बाद इसी आत्मीय सभा को बाद में बड़ा करके ब्रह्म सभा बना दिया गया, ठीक है ना, ब्रह्म सभा। और बाद में इसी ब्रह्म सभा को बाद में ब्रह्म समाज बना दिया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज, ये तीनों किससे रिलेटेड है, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, तो याद रखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा एक आपका प्रार्थना समाज आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना समाज कहाँ से रिलेटेड है, याद रखिएगा महाराष्ट्र से, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना जो किसने की थी, दादोबा पांडुरंग ने, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग ने काफी बाद में, मतलब 1868 में की थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये प्रार्थना समाज फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसको बाद में महादेव गोविंद रानाडे जी ने इसको ज्वाइन किया था, उसमें काफी सारे बदलाव किए, तो प्रार्थना समाज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रार्थना समाज कहाँ से रिलेटेड है फ्रेंड्स, याद रखिएगा महाराष्ट्र से। इसके अलावा आर्य समाज के बारे में तो आप जानते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको बनाया था, और उन्होंने क्या बोला था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने वेदों पर ज्यादा ध्यान दिया था, मतलब वेदों में जो अच्छी बातें दी हुई थी उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात की, लोगों को वेदों को फॉलो करने की बात कही उन्होंने। इसके अलावा जो हमारे ब्रह्म समाज था उसमें क्या बात की कि ईश्वर एक है, ठीक है ना, वो निराकार है, उसमें वेदों की बात नहीं की गई, ठीक है, इन सबको निरर्थक बोला गया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविधाकार पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करे। चलिए इसमें आपको डाउट हो सकता है, अगला ऑप्शन देखते हैं। केशव चंद्र सेन ने अपनी अवयस्क पुत्री का विवाह बर्दवान के महाराजा के साथ आयोजित किया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। केशव चंद्र सेन जो हमारे ब्रह्म समाज के मेंबर थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद अपनी पुत्री का विवाह, एक्चुअली क्या था, ये खुद तो विरोध कर रहे थे बाल विवाह का, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने खुद अपनी बाल पुत्री का विवाह एक राजा से करवा दिया, ठीक है ना। इसी के बाद मतभेद हो गए थे, ठीक है ना। तो केशव चंद्र सेन ये करेक्ट ऑप्शन है। केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने उनसे अलग होकर नव ब्रह्म समाज बनाया, ये करेक्ट है। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज एक छोटे अभिजन समूह से बढ़कर जन आंदोलन बन गया। अब देखिए आपको ये फाइंड करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, और हमारा इन स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि बाद में ब्रह्म समाज एक जन आंदोलन बढ़ चढ़कर एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन कैसे बना, एक्चुअली क्या था कि इसने लोगों में क्या
पश्चात इस विचार का प्रभाव मतलब प्रसार किया, ठीक है ना, उनको सही और गलत की पहचान बताई, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सबको रोका, इसलिए बाद में जन आंदोलन बन गया। तो ये ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली जब आप 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम पढ़ोगे तो उसमें यही बात की गई थी, जो गैर हिंदू थे उनके विवाह की बारे में बात की गई थी ब्रह्म विवाह अधिनियम में। तो ठीक है ना, तो ऑप्शन 2, 1, 2, 3, 4 तीनों करेक्ट है, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो शायद जैसे आप यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी हिंद स्वराज के बारे में सत्य था। ठीक है ना, तो हिंद स्वराज के बारे में, अब हिंद स्वराज आपने बुक पढ़ी होगी तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। श्रम विभाजन में क्या सम्मिलित है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है ना, तो ये 1857 के विद्रोह की घटना में आपको सही कथन फाइंड करना है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन है। राष्ट्रकूटों के बारे में पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 19 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, पुनर्जागरण, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को खत्म करेंगे और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो थैंक यू फ्रेंड्स।